तो बहुत सारे किसान तो लगाते हैं, तो बहुत सारे किसान उनको लगाते ही नहीं है, सोविंग ही नहीं करते उन सीड की। ये बहुत सारे अगर फ्री की चीज़ दे रहा है ना तो कोई उसकी कदर नहीं करता। बीएससी के बाद कौन कौन सा सेक्टर बच्चे के लिए और ज़्यादा खुल जाता है कि मृदा की हेल्थ भी बढ़िया होनी चाहिए, इसलिए आप सोइल टेस्ट करवाओ। वेलकम विष्णु, कैसे हो? बढ़िया। जिन लोगों को नहीं पता, विष्णु जोधपुर से अपनी एग्रीकल्चर बीएससी कंप्लीट करके कोटा आया। जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं, साथ में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक के जो बच्चे हैं, उन सबको गाइडेंस की तरह ये पॉडकास्ट हेल्पफुल रहेगा। और मैं इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर धीरे धीरे अपन एडवांस की तरफ चलेंगे और आज पूरा निचोड़ने की कोशिश करेंगे। बीएससी से स्टार्ट करते हैं। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों चुना? मेन रीजन क्या था? फैमिली ऐसी से बिलोंग करता हूँ जो पहले से ही फार्मिंग करती आ रही है, तो उसी फार्मिंग को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैंने यही सेक्टर चुना। हम पहले से ही किसान हैं और बचपन से वही उसी में पले बड़े हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज पहले से भी था। और 12th के बाद जैसे जैसे नॉलेज मिला और आगे फ्यूचर में भी अपन उसी में कुछ आगे बड़ा कर सके। आपने बीएससी कंप्लीट कर ली, आगे की क्या प्लान्स है? बीएससी कंप्लीट कर ली, तो अभी आगे का तो मेरे सामने अभी AA की वैकेंसी है, तो अभी पूरा फोकस उसके ऊपर है। अदर पे भी है मेरा फोकस, पर गवर्नमेंट जॉब पे मेनली अभी फोकस है, क्योंकि अभी मुझे कुछ खुद का स्टार्टअप करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत लगेगी। तो पहले मुझे जो भी करना होगा उससे थोड़े पैसे आएंगे, तो उससे मैं अपना कुछ कर पाऊँ। स्टार्टअप बिल्ड करोगे। बीएससी के बाद कौन कौन सा सेक्टर बच्चे के लिए और ज़्यादा खुल जाता है? करियर ऑप्शन तो बहुत है। इसके बाद अगर आप आगे पढ़ाई करना कंटिन्यू रखो तो MSc कर सकते हो, और प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहो तो बहुत सारी कंपनीज है और लिमिटेड कंपनीज भी है, तो वो अपना खुद वैकेंसी निकालती है अपने प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम्पल जैसे NFL है, चंबल फर्टिलाइजर है, इफ्को है। अच्छा। तो ऐसी कंपनी में खुद ही वो वैकेंसी निकालती है, उसमें आप अप्लाई करके उसमें सेलेक्ट हो। अच्छा, उसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही बच्चे लेंगे? हाँ, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और बाकी डिग्रीज के भी होते हैं, वो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग निकालती है वो। और ऐसा फिक्स नहीं है हर साल आएगी, किसी की आती रहती है, उनका अपना शेड्यूल होता है। और बाकी ग्रेजुएशन के बाद अपने गवर्नमेंट जॉब भी आती है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर MSc करना चाहे तो MSc में भी अपने प्री PG का है, JRF का है, तो दोनों पेपर फाइट करके और MSc कर सकते हैं। बाकी और प्राइवेट जो अदर यूनिवर्सिटी है अपने बेस पे भी वो अपना MSc के लिए एग्ज़ाम लेती है, एंट्रेंस टेस्ट लेती है MSc के लिए, तो उसमें भी आप जा सकते हो। इसके लिए वापस दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी बीएससी? हाँ, फिर BSc के बाद अपने को एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा मानना तो यही है कि जैसे अपने ग्रेजुएशन चल रही है तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे देते रहो, ताकि वो अपने क्लियर सब्जेक्ट होते रहें। ज़्यादा नहीं तो अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का तो पूरा क्लियर कर ही सकते हैं। बाकी जैसे AA में सिलेबस रहता है तो GK अलग से पढ़ना पड़ता है। हाँ। बाकी एक GK ही रहता है जो BSc ग्रेजुएशन के साथ कब नहीं हो सकता वो, तो वो अलग से अगर थोड़ा थोड़ा टाइम दो तो अपने डिग्री के साथ हो जाता है। वैसे एग्रीकल्चर के इन 4 सालों के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे चैलेंजिंग लगा? सबसे चैलेंजिंग लगा मुझे, एक तो मैथमेटिक्स से सबसे चैलेंजिंग लगा, क्योंकि उस फील्ड से अपन आते नहीं है, 10th के बाद छोड़ देते हैं। और एक रहा अपने स्टैटिक्स, तो ये दोनों सब्जेक्ट रहे हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग रहे मेरे लिए। स्टैटिक्स में क्या आता है, मतलब आप स्टैटिक्स थोड़ा अगर देखो तो वही मैथमेटिक्स जैसे कैलकुलेशन होता है। मतलब प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन फार्मिंग के बारे में कुछ बताओ। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताइए। इसका सिंप्लीफाई यही है कि मतलब एनवायरनमेंट की कंडीशन को कंट्रोल करके एक तरह से अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करके उसको ग्रो करना, ऑफ सीजन ग्रो करना। तो उससे क्या है ना, ऑफ सीजन अगर ग्रो करेंगे तो उसकी जो अपन उपज तो मिलेगी, बाकी उसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा रहेगी ऑफ सीजन में। अभी जैसे KVK की बात लें, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गया था, मैंने वहाँ के जो स्टाफ वगैरह से भी डिटेल वगैरह ली, तो मेनली मेरा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ था। अच्छा, मतलब वो पोली हाउस वगैरह उस पे ज्यादा आकर्षित हुआ? उनकी तरफ ज्यादा था मेरा, क्योंकि इसके बाद मैं वही सब करने भी वाला हूँ। मतलब सब्जियां उगा रहे हैं या फूल उगा रहे हैं, क्या उनमें वही मिनरल्स, वही विटामिन मिल पाएंगे जो सीजनल मिलते हैं? हाँ, वो अपने को देना पड़ेगा। जैसे मिनरल्स और विटामिन्स तो ये तो सॉइल से मिल जाएंगे उनको, और बाकी रही बात इन्वायरमेंट की, तो वो एक फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर बिल्ड होगा ना पूरा सिस्टम, तो वो एक प्राइवेट ही उस एरिया का इकोसिस्टम बन जाएगा उसके लिए फेवरेबल।
जैसे पोली हाउस वगैरह के अंदर अगर उनको ग्रो करेंगे तो उनको आर्टिफिशियली तरीके से वो ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि वो अच्छे से ग्रो कर सके, तो उससे पेस्ट और डिजीज़ भी कम लगेगी। और रही बात ये मिनरल्स वगैरह की, तो उनको जैसे जैसे यूज़ रहेगा तो उनको अपन प्रोवाइड कराते रहेंगे। पर एक क्वेश्चन इसमें मेरा ये है कि जैसे हर फूल को पोलिनेट होने की ज़रूरत पड़ती है, तो अपन जब इसको पूरा ढकेंगे, मतलब अपनी फसल को पूरा कवर कर लेंगे प्रोटेक्टिव करने के लिए, मित्र कीट है किसान के, वो अंदर कैसे प्रवेश करेंगे और पोलिनेट कैसे कर पाएंगे? क्योंकि छोटा सा है तो अपन बाहर से कीट ला के उसमें छोड़ सकते हैं, अपन मित्र कीट ला के, तो उससे क्या है ना, अपनी फसल को हार्म भी नहीं होगा और अपना काम भी हो जाएगा। बाकी अपन हैंड पोलिनेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने मेनली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे ही फोकस किया था, तो उसको एक तरह से बिजनेस के लिए ही किया था मैंने। अच्छा। मैं वही करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला था। हाँ। तो इसके एक्सट्रीम लेवल पे ले जा भी सकते हैं क्योंकि मेरे वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो वहाँ का सक्सेस भी है वहाँ पे ये सब चीज़ें। इसमें कितनी कॉस्ट आने वाली? पोस्ट तो आने वाली है, पर जैसे किसान मतलब सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है तो उससे थोड़ा छूट मिल जाती है, बाकी अपने को लोन वगैरह मिल जाता है। क्या ओबीसी वालों को छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से? हाँ, ओबीसी वालों को भी मिलती है और एसटी एससी वालों को तो मिलती है। वो जो एसटी एससी वाले हैं उनको तो सब्सिडी वगैरह आसानी से मिल जाती है, पर जो जनरल ओबीसी वाले हैं इनको थोड़ा सा फाइट मारना पड़ता है, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है। ओबीसी को मिलती है लगभग, आप मान लो 30% के समथिंग उसमें अपने को मिलती है छूट। जैसे अपन ने कोई भी प्रोजेक्ट लगा लिया तो उसमें 30% के लगभग तो अपने को छूट मिलती है, सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है। बाकी लोन लेना चाहो तो लोन लेके वो अपना ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। एक नॉर्मल किसान है जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो भी इसे शुरू कर सकता है? हाँ, नॉर्मल किसान भी इसे शुरू कर सकता है। शुरुआत में कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए इसमें? देखो, शुरुआत में मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे आप पहले से जो करते आ रहे हो, जैसे वेजिटेबल में ले लो, टमाटर वगैरह ऐसी जो फसलें हैं, या कुकुरबिट्स में कुकुम्बर वगैरह है, तो ऐसी फसलें लगाओ जो आपको डिटेल उनकी नॉलेज पता हो ऑलरेडी। और उन्हीं फसलों को अगर आप ऑफ सीजन में लगाओगे तो उन्हीं की आपको डबल रेट मिल जाएगी लगभग। इनकी नॉलेज अपन को मिलेगी कहाँ से? मतलब जो किसान है, जो अनपढ़ है, मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब अभी कोई 10th है, कोई 12th पास है, और उनको इस फील्ड की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब जो आप बता रहे हो, ये नॉलेज स्पेसिफिक और ऑथेंटिक तरीके से कैसे मिलेगी? इसकी नॉलेज के लिए तो जैसे आप किसान हो तो आपके आसपास कोई यूनिवर्सिटी है या केवीके है, तो वहाँ पे ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। केवीके में फीस लगती है? फीस तो क्या सही बात है? हाँ, फीस कहीं कहीं पे लगती है, बाकी कहीं पे नहीं भी लगती है, फ्री भी रहता है कभी कभी बार। तो वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं वो प्रोग्राम वगैरह, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल देंगे वो और अच्छे से बताएंगे, सिखाएंगे। तो वहाँ से, या फिर आपके आस पड़ोस में अगर कोई कर रहा हो ये सब चीज़ें तो आप उससे रिक्वेस्ट करके वहाँ जाके भी सीख सकते हैं। किसी को अगर आता हो, वो कर रहा हो ये चीज़ें, तो वहाँ जाके आप सीख सकते हो। एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा था? बेस्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो मेरे को लगा सॉइल टेस्टिंग ही लगा था वो। सॉइल टेस्टिंग? हाँ। हाँ, सॉइल टेस्टिंग मेरा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ। मैंने जब अपने घर वालों से या फिर अपने आसपास वालों से जब मैंने बात की है मृदा की, कि मृदा की हेल्थ भी बढ़िया होनी चाहिए, इसलिए आप सॉइल टेस्ट करवाओ। सॉइल टेस्ट कराने से ये पता चल जाएगा कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी है। अपनी मेंटालिटी से भाई आज हाँ इस साल हमने इतना डाल दिया, इतना डालने से कोई मतलब नहीं है, पर जो उसकी नीड होगी ना, वो पूरी जहाँ तक नहीं होगी तब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो जब मैंने किसानों से बात की और जो आसपास वालों से बात की तो उन्होंने बोला अरे उस लेवल की हम खेती नहीं कर रहे, हम तो बस उस टाइप से कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आई। आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं अभी केवीके में था तो मेरे को भी एक फार्मर अलॉट हुआ था। अच्छा। तो मैंने भी उनकी सॉइल टेस्टिंग करवाई है अभी, उनके फील्ड की। तो उनके साइड में ये किसान और थे, तो उनसे भी मैंने बातचीत की थी। मैंने कहा आपकी सॉइल का भी टेस्ट करवा ले, मैं खुद अपने रिस्क पे करवा रहा हूँ। तो उनका वो मेंटेलिटी थी कि उन्होंने वो मना कर दिया था करवाने के लिए। मतलब उन्होंने करेक्टली बोला कि इससे मेरे को फायदा कुछ नहीं है। अच्छा। मेरी जमीन है तो मैं अपने हिसाब से करूँगा सब कुछ। मेरा जितना भी मैं डालूंगा फर्टिलाइजर वगैरह, मैं सब अपने हिसाब से करूँगा। तो बहुत सारे किसानों को अभी समझ नहीं आता कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं, इसके बेनिफिट्स क्या है क्या नहीं। और जो हमारे जो एडवांस किसान हैं
इसको बिजनेस पर्पस के हिसाब से देखते हैं, जो खेती किसानी को बिजनेस के थ्रू आगे लेके जाना चाहते हैं, वो हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। जो हम ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं इतने सालों से, उसको थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। उसमें थोड़े से इनोवेटिव आइडियाज़, मतलब किसान शुरू से ही इनोवेटिव रहा है, पर हमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो करता ही है किसान, पर स्मार्ट वर्क भी उसे करना पड़ेगा, तब जाके उसे थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलेगा और वो अपना इनकम बढ़ा सकता है। केवीके में जैसे फ्री के कुछ आते हैं, सीड वगैरह आते हैं और फर्टिलाइजर्स आते हैं। सुपरवाइजर्स के पास भी हाँ आते हैं, केवीके की बात कर रहा हूँ मैं अच्छा। अभी। तो वहां पर क्या है ना, किसानों को बांटना रहता है। तो मैंने अभी देखा, वहां पे मैं केवीके में था, किसानों को बुलाया था वहां पर और किसानों को बुलाकर उनको बांटा था सीड। तो उनका क्या है, सीड लेके जाते हैं, पर बहुत सारे किसान तो लगाते हैं, वो बहुत सारे किसान उनको लगाते ही नहीं है, सोविंग ही नहीं करते उन सीड की। खुद मार्केट से लेके आते हैं अपने अकॉर्डिंग और उनको उनकी सोविंग करते हैं सीड की। तो ये बहुत सारे, अगर फ्री की चीज दे रहा है ना तो कोई उसकी कदर नहीं करता, बहुत सारा वो किसान। तो सही है। वो बात चलती है यहाँ पर। अभी सोलर सिस्टम का भी एक नई वेव चल रही है, मतलब एक हाँ। अलग लेवल पे जा रहा है। अभी तक का अगर बताऊं तो सबसे बड़ा सोलर प्लांट तो अभी जोधपुर में है। जोधपुर में और सोलर प्लांट का ये है कि अभी अपने को ऐसी एनर्जी की जरूरत है जो रिन्यूएबल हो, जिसको अपन बार बार यूटिलाइज कर सके, बना सके, उत्पादन भी ले सके। और उससे क्या है ना कि एक तो अपने को पैसे की भी सेविंग होगी, क्योंकि उसमें लगाने के टाइम पे ही अपने को पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर बाद में अपने पैसे की सेविंग होगी। तो एक अपने कॉस्ट भी कम आएगी। स्टार्टिंग में मोटा पैसा खर्च, स्टार्टिंग में मोटा पैसा खर्च होगा, पर उसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है हमें, सरकार सब्सिडी दे रही, उसके भी बेनिफिट्स भी है और और डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीजें हैं। बट अगर अपन बेनिफिट की तरफ देखें तो वो कुछ अच्छी स्कीम है वो भी। अच्छा। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी की जब आपने बात की है अभी, रिन्यूएबल एनर्जी है तो ऐसी एनर्जी की अभी जरूरत है, क्योंकि जो अपने पहले वाले ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये धीरे धीरे खत्म कोयला, होते जा ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उनको बनने में भी लाखों करोड़ों साल लगते हैं और वो अभी पॉसिबल है नहीं इतने लार्ज स्केल पे उनको आर्टिफिशियली तरीके से बनाना। तो ऐसी एनर्जी को अपने ज़रूरत है। जैसे अभी आप देखो तो इलेक्ट्रिक बाइक आ चुकी हाँ, है, इलेक्ट्रिक बाइक आ चुकी है। इलेक्ट्रिक जो अपनी कार वगैरह वो आ चुकी है। उनके लिए भी अलग से इलेक्ट्रिक हाँ, जनरे, मतलब वो अपन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी अभी जैसे सोलर का है तो सोलर सिस्टम आ रहा है, विंड से इलेक्ट्रिसिटी हाँ, बनाई जा रही है। तो धीरे धीरे लार्ज स्केल पे ये चीज़ें होंगी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भी इसी से ही कवर होगी। पर इलेक्ट्रिसिटी को ये है कि अपन बना सकते हैं, और भी वह है। और रही बात ईंधन की, तो डीजल वगैरह की, तो अपन बायोडीजल का यूज़ अगर ज़्यादा करें तो आने वाले बायोडीजल कौन सी फसल से बनता है, मतलब किस चीज से बनता है? रतन जोत वगैरह ऐसी जो फसलें हैं उनसे बायोडीजल बना के तो ये किसान के लिए और ज्यादा मुनाफा ला सकती है। हाँ, ये वो ज्यादा मुनाफा ला सकती है। वो बायोगैस है, गोबर गैस, जो गैस। अपने खाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। रिसेंटली मुझे ये पता चला कि जो सोलर सिस्टम है वो अफोर्डेबल है मुकाबले विंड, उनको महंगा पड़ता है पवन चक्की लगाना और उसको मेंटेन करना। ये जो अपना सोलर सिस्टम है वो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, और साथ में मतलब जो इंडिविजुअली जो लोग हैं वो अपने घर पे, अपनी छत पे हाँ। और खुद की बिजली उत्पादन करके अपना जो मीटर का जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो जीरो कर सकते हैं, साथ में उसे स्टोरेज करके लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं और दिन भर एसी का मजा ले सकते हैं। जितना अपने को रिक्वायरमेंट है हाँ, उतना अपन लगवा सकते हैं, कि छोटे स्केल पे लगवाना चाहिए या बड़े स्केल पे लगवाना 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 हाँ, किलोवाट, अपने 5 अकॉर्डिंग किलोवाट, 10 किलोवाट। अपन कितनी बिजली यूज करते हैं हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और अपने जो बिजली का बिल है वो जीरो करवा सकते हैं। ऑल राइट गाइज, आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट, ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी लाइफ का पहला पॉडकास्ट आपके सामने रखा है। आई होप कि आप इसे खूब सारा प्यार देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, मिलते हैं नए लोगों के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।